हमारे साथ वर्मी कंपोस्ट की दुनिया में इस समय एक नया अध्याय लिखने वाले ग्राम नंदना पोस्ट महाराजगंज के बहुत ही प्रयत्नशील और उद्यमी व्यक्तित्व जिन्होंने वर्मी कंपोस्टिंग को एक नया रूप दिया हुआ है हमारे देश में। आज हम उनसे मुलाकात करा रहे हैं और उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे A to Z सारी जानकारियां वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में प्राप्त कर सकें। नमस्कार सर। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पहले तो आपसे एक परिचय देना चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबको नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र पांडे है और मैं ग्राम पंचायत नंदना है, विकास खंड मिठौरा, पोस्ट बेलवा खुर्द, ज़िला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में यह मेरा ग्राम पंचायत है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। और यहाँ पर मैं वर्मी कल्चर का कार्य पिछले 21 वर्षों से कृषि में पढ़ाई करके और मैं इस कार्य को तब से यह कर रहा हूँ। सर, वर्मी कंपोस्टिंग जहाँ तक हमें पता है कि अभी उतना प्रचलित नहीं है भारत में, लेकिन आपने इसको एज ए कैरियर को अपनाने की कैसे सोची और आज इतने बड़े स्तर तक इसको ले जाने में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये देखिए, मैं कृषि से अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान हमको यह देखने में हम देखे कि जो हमारा खेती का स्रोत है वो हमारी ज़मीन है। ज़मीन से हम उत्पादन लेने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उससे हम रासायनिक उर्वरकों का जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी उत्पादकता तो बढ़ रही है, लेकिन जो ज़मीन के हमारे उर्वरता है वो घटती जा रही है। और जिससे जो हमारे ज़मीन का जो टिकाऊपन होना चाहिए, जो उत्पादन निरंतर होना चाहिए, निरंतर आगे आने वाले पीढ़ी को भी उत्पादन मिलता रहे, ऐसा जो संरचना होना चाहिए, वह ज़मीन की उर्वरता हमारे घटती जा रही है। इस नाते हमने यह सोचा कि हम ऐसा प्रयास करें कि हमारी उत्पादकता भी हो और हमारी ज़मीन की उर्वरता रहे। इस नाते हमने ज़मीन को कैसे सुरक्षित बनावें, इसको सुरक्षित बनाने के लिए हमने अपना एक सोच बनाया। अब ज़मीन जो होती है, ज़मीन में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उसमें केंचुआ सबसे मेजर प्रमुख माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। यह कुल जीवों का ज़मीन के लगभग 65 से 70% भाग अकेले होता है। केंचुआ जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, भुरभुरा बना देता है। केंचुआ जिस ज़मीन को खा करके उपजाऊ बनाता है उसमें फास्फेट की मात्रा 7.5 गुना बढ़ जाती है। अगर केंचुआ जिस मिट्टी में रहता है उसमें मिट्टी के कटाव रोकने की क्षमता लगभग 56 गुना तक बढ़ जाती है। इस नाते केंचुआ को उसके कार्य के नाते, कैरेक्टर के नाते, चरित्र के नाते केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। मैंने ज़मीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंचुआ पालन को संरक्षित करके उसको बढ़ावा देने के लिए हमने अपना प्रयास शुरू किया। दूसरा चीज़ था कि आज जो हम उत्पादन ले रहे हैं, हमारा उत्पादन सिर्फ जो हो रहा है उसमें हम पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारे जो भोजन की जो गुणवत्ता है वो घटती जा रही। तो जब हम केंचुआ पालन के द्वारा जैविक खेती करेंगे, जैविक खाद का उत्पादन करके, जैविक खेती करके जो उत्पादन करेंगे उसमें हमारे भोजन में जैविक गुणों का विकास होगा, तो हमारे शरीर को भी फ़ायदा होगा। हमारा शरीर जो है, समाज के सब लोग स्वस्थ निरोग होंगे। इस तरीके से केंचुआ पालन को हमने अपना सोच बनाया, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरता और हमारे भोजन की गुणवत्ता दोनों सुरक्षित रहे, आने वाले पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। इस नाते हमने इसको अपना एक मिशन के रूप में, अपने एक कैरियर के रूप में इसको हमने बनाया और इसको शुरुआत किया। इस कार्य को जब हम प्रारंभ किए 21 साल पहले, तो आज जो आप देख रहे हैं, मैं एक हमारे मित्र थे, हम दोनों लोग साथ में थे, तो वहाँ से एक छोटा सा उनके यहाँ से मैं 40 केंचुआ ले आया आज के 21 साल पहले। स्कूटर के डिग्गी में अपने रख के ले आया, एक पन्नी में रख करके, और जो जानवर को खिला करके जो नाद फुटहा होता है पिछवाड़े फेंक दिया जाता है, पहले मैं उसमें उसको पालन किया और उसको पाल करके पहले मैं उसको छोटा सा एक पीट नाद में बढ़ाया। और जब वो बढ़ गए 2-3 महीना में, फिर उसको बनाने के लिए मैं एक छोटा सा पीट अपने घर के किनारे, बाउंड्री के किनारे छोटा सा पीट बनाया, लगभग एक चारपाई के बराबर। फिर जैसे उसमें उनको बढ़ाया, फिर इस तरीके से उसको करते गया, बढ़ाते गया, करते गया, बढ़ाते गया, और जैसे उसमें से कंपोस्ट का प्रयोग हुआ, उत्पादन हुआ। धीरे धीरे हमने उसको प्रचलन में लाने का प्रयास किया। इस तरीके से मात्र 40 केंचुआ से एक प्रयास को हमने शुरू किया और एक छोटे से पिट को बना करके शुरुआत करते करते, और आज इस समय देखिए हमारे पास में जो है, यहाँ पूरा जो है लगभग 300 से ऊपर वर्मी पिट हमने बना दिया है। आज हमारे पास में लगभग 200 कुंटल से ज़्यादा जो है केंचुए का जो है रिजर्व भंडार हमेशा सुरक्षित रहता है। और एक प्रयास को शुरू करते हुए हमने जो है 5000 स्क्वायर फीट का एक, 10,000 स्क्वायर फीट का एक, हमने अपना यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। किसान भाई कोई भी यदि आकर के यहाँ वर्मी कल्चर का कृषि संबंधित कोई जानकारी लें, सीखें, उनके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया।
जैविक खेती, जैविक खाद के लिए रिसर्च सेंटर, यहाँ सबने हमने अपना धीरे धीरे एक एक चीज़ इस कार्य को 21 साल में करते हुए हमने एक इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। और आज जो है यहाँ वर्मी कल्चर के बारे में आज हमसे जो है हज़ारों किसान जुड़ करके उत्पादन भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, और आज लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से हमारे फसल की उत्पादकता भी बढ़ रही है, हमारी फसल की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। और जो चीज़ प्रारंभ में चुनौती आ रही थी, लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, यह चुनौती हमारे सामने आई थी, लेकिन किसान से सीखता है। तो हमने किसानों के यहाँ प्रयोग कराया, उनके जो परिणाम आए वहाँ किसानों को लेकर के हमने उनसे किसान को बताने का, दिखाने का, सिखाने का, जैसे जैसे हमने परस्पर संवाद, चूँकि हम कृषि में कृषि प्रसार विषय पढ़े हैं, तो हमने उस विधि को लोगों में स्वीकार कराया। आज किसान जो है, किसान को खुद मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बनाने से लेकर के प्रयोग करने तक। तो शुरुआत में जो समय में जो चुनौती थी, शुरुआती समय में, अब धीरे धीरे चुनौती कम हो गई है, स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है कि हमारा जितना ज़रूरत है उससे हम पीछे चल रहे हैं। सर, तो आपको इतना बड़ा सेटअप खड़ा करने में क्या कोई सरकारी मदद मिली है कि आपने इसको अपने ही बल पे इतना बड़ा सेटअप तैयार किया है? हमको कोई प्रकार का सरकारी सहायता, किसी प्रकार का राजनीतिक सहायता, चाहे किसी प्रकार का कोई गैर सामाजिक सहायता, कोई सहायता नहीं मिला है। हमने ये जो सेटअप पूरा जो बना दिया है, ये अपने संसाधन, अपने प्रयास से जैसे बनाते गए, धीरे धीरे अपने प्रयास से मैंने स्वयं बनाया है। इसमें हमको किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिली है, बल्कि इसके अलावा सरकार के लोगों को और सामाजिक लोगों को किसी को कार्य करना होता है तो मैं स्वयं जा कर के अपने स्तर से उनको जानकारी दे करके, बिना किसी सहयोग के मैंने उनको जानकारी दे के सहयोग किया। हमारे कार्य के लिए हमको कहीं से कोई सहायता अब तक नहीं मिला है। सर, तो इतना बड़ा सेटअप चलाने में आपने बहुत ही अपनी पूंजी लगाई है इसमें, तो इससे आपको साल में कितना मुनाफा हो सकता है, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि आजकल किसान भाई और ये जो भी युवा बच्चे हैं वो खेती के कार्यों से विमुख होते जा रहे हैं। तो आप ऐसा उनको बताएं कि नहीं, हम खेती करके या फिर खेती से जुड़े अन्य कार्यों को करके हम एक अच्छा आजीविका चला सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो सर, आपने जो एक नाद से शुरुआत किया था, आज 300 वर्मी पिट में बदल चुका है, तो इसमें आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, इसमें कैसा फायदा है और आपने किस तरह का मुनाफा इसमें प्राप्त किया अभी तक? देखिए, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, कृषि क्षेत्र जो है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं। हाँ, ये ज़रूरत है कि हम परंपरागत के साथ साथ जो तकनीकी का समावेश करें। देखिए, हमने इस चीज़ को यहाँ जो लगाया तकनीकी को, आज उसका एक परिणाम सामने को दिख रहा है। जो भी युवा वर्ग हैं वर्मी कल्चर का कार्य से जुड़ते हैं तो इसमें कैरियर की कमी नहीं है। देखिए, कोई आप उद्यम चुनते हैं तो किसी उद्यम को करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत होती है, वर्मी कंपोस्ट के काम के लिए बिजली की नहीं ज़रूरत होती है। कोई यदि आप उद्यम करते हैं तो उसमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, वर्मी कंपोस्ट के काम में मशीनरी की नहीं ज़रूरत होती है, यह श्रम से काम होता है। कोई भी यदि आप उद्यम लगाते हैं जहां आप बिजली लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट का डर होता है। इसमें इतना बिजली है ना मशीनरी है तो एक्सीडेंट का डर नहीं है। कोई उद्यम आप लगाते हैं तो उसमें आग लगने का डर होता है, इसमें आग लगने का डर नहीं होता है। कोई आप चीज़ तैयार करते हैं तो उसमें एक्सपायरी होता है, जैसे दूध आपने पैदा किया तुरंत नहीं बेचा तो ख़राब हो जाएगा, मछली पैदा किया नहीं बेचा तुरंत तो ख़राब हो जाएगा, सब्जी पैदा किया नहीं बेचा तो ख़राब हो जाएगा। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करके 6 महीना रख दीजिए, साल भर रख दीजिए, इसमें कोई ख़राब होने का एक्सपायरी का चांस नहीं है। तीसरा, उसके अलावा कोई भी आप उद्यम लगाते हैं, दुकान रखते हैं, अगर छोटा सा भी रखते हैं तो उसमें आपको सुरक्षा के लिए ताला लगाना होता है, सुरक्षा का डर होता है। इसमें कहीं कोई सुरक्षा का डर नहीं होता, इसमें कहीं कोई चोरी का डर नहीं रहता है। तो इस नाते अगर देखा जाए व्यावसायिक रूप से सभी प्रकार से सुरक्षित है। तीसरा, उसके अलावा पर्यावरणीय मानकों को देखते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का काम जो है वो पर्यावरण के अनुकूल काम है, इसके लिए किसी प्रकार का को पर्यावरणीय लाइसेंस की नहीं आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो किसी प्रकार का बाधा है, आप तुलना करिए उद्यम लगाने में। यदि आप सोचते हैं कोई हम उद्यम लगावें तो सारे उद्यम से यह सबसे सुरक्षित व्यवसाय है। दूसरा चीज़ ये है, यदि आप व्यावसायिक रूप से करते हैं तो भी सुरक्षित है। दूसरा चीज़ कि यदि आप इस कार्य को करते हैं तो किसी भी कार्य में एक सेचुरेशन का कंडीशन होता है। जैसे आपने कोई सामान लिया तो उसका एक डिमांड होता है, एक डिमांड पर जाकर के उसका सेचुरेशन फिक्सेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ जो कंपोस्ट जो खाद कृषि का कार्य है,
आदमी जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक भोजन करेगा, जब तक भोजन करेगा तब तक खेती होगी, जब तक खेती हो तब तक तत्व के लिए खाद की ज़रूरत होगी। इस नाते न तो इंसान ख़त्म होगा, न तो भोजन की ज़रूरत ख़त्म होगी, और न तो कभी खाद की ज़रूरत कभी पूर्ति हो पाएगी। तो इस नाते जितना कर देंगे, जितना कोई कर देगा वो कम में रहेगा। इस नाते इसमें कभी एंड नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। और प्रारंभ में मानिए इसमें सिर्फ एंट्री है, इस सेक्टर में निकास नहीं है। इस नाते इसमें कैरियर की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़ कि इसके लिए देखिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, श्रम हमारे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, बाज़ार हमारा घर से ही अपने शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति यहाँ खुद कंज्यूमर है। इस नाते यहाँ बाज़ार का कोई कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ ज़रूरत है करने की, और जितना कर दीजिए। जहाँ तक बात है किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लाभ और मार्जिन की बात है, यह देखिए यह एक बहुमुखी उद्यम है, और इसमें लाभ जो है किसी भी उद्योग से आप बेहतर आय कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चीज़ का लॉस नहीं होता है। जो भी आप लाते हैं हर चीज़ कोई न कोई प्रोडक्ट के रूप में तैयार होती है। इस नाते इसमें रिस्क नहीं है, लॉसेज नहीं है, संभावनाओं का कमी नहीं है, फ्यूचर में कहीं कोई सेचुरेशन का समस्या नहीं है, और किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। इस नाते इस काम को करने की ज़रूरत है, और खुशी मन से करने की ज़रूरत है, किसी प्रकार के बिना किसी प्रकार के टेंशन को लेकर के। इस कार्य को करने के लिए कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्किल की भी नहीं ज़रूरत है कि हम बहुत हाई फाई क्वालिफाइड हों तभी हम कर सकते हैं। अगर सिंपली आप 5 पास हैं, नहीं भी 1 को 10 या पढ़े हैं, तभी भी आप इसको अपने अनुभव से सीख करके और अपने आप को कर सकते हैं। हमें मानेंगे कि अगर आप कोई छोटा भी व्यक्ति है, गरीब भी व्यक्ति है, 1 डिसमिल 2 डिसमिल में भी यदि इस काम को कर लेता है तो बाहर जाकर जितना कमाएगा उतना यहाँ अपनी कमाई 8-10 हज़ार रुपये मंथली आराम से करके और अपने परिवार का गुजर कर सकता है। 1-2 डिसमिल ज़मीन से भी कर सकता है। एक कोई किसान है, यदि अपने खेती के लिए 1-2 एकड़ खेती 4 एकड़ के लिए करना चाहता है, तो जो एक तख्ता बिछाने का एक बेड का जगह होता है उतने भर का ज़मीन में अगर वर्मी कल्चर का काम कर ले तो अपने 1-2-4 एकड़ खेती को आराम से उतना करने के लिए अपने खाद का उत्पादन कर सकता है। तो यदि आप व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं तो 1-2 डिसमिल ज़मीन के लिए भी अपना ले करके काम कर सकते हैं। यदि अपने व्यक्तिगत के लिए कर सकते हैं तो मुश्किल से 30-40 स्क्वायर फीट ज़मीन में जो एक बेड के बराबर होता है करके अपनी पूरी खेती को आप जैविक रूप से कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें जो है संभावना है। सर, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय कोरोना महामारी में बहुत से युवा बाहर जो काम करते थे वो अपने गांव पे आ गए हैं, तो अगर वो इस व्यवसाय को करना चाहें तो कितना बड़ा ये काम शुरू करें, कितने बड़े स्तर से कि वो महीने का अगर एक नॉर्मल देखा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, वो कितने स्क्वायर फीट में करें, कितने बेड से करें, उसमें खर्चा कितना आएगा? देखिए, बहुत अच्छा बात है। यदि आप बाहर गए थे और वापस आ गए हैं तो यदि ये इस काम को लोग करते हैं तो बहुत बढ़िया है, और इस काम को करें। हमारा तो यही सबसे सुझाव है कि इस काम को ज़रूर करिए, और इसमें करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अब रही बात की करने के लिए, तो अगर कोई उद्यमी 5 डिसमिल ज़मीन से भी अगर इसको शुरुआत करता है, 5 डिसमिल ज़मीन में अगर वो अपने पास 25 से 30 बेड भी बनवा लेता है नॉर्मली, और उसमें लगभग वह 1.5 से 2 लाख रुपया मतलब कंस्ट्रक्शन से लेकर वर्किंग कैपिटल लेकर के वो काम कर रहा है, और अपने श्रम कर रहा है, और अपने कुछ मेहनत करके और प्रमोशन का भी कार्य लग के कर ले रहा है, तो आराम से जो बाहर कमा रहा है 15,000-20 हज़ार रुपया महीना, वो यहाँ आराम से अपनी कमाई करके और अपने आजीविका को टिकाऊ भी बना सकता है, सुरक्षित भी बना सकता है, और सस्टेन कर निरंतर बना सकता है उसके लिए। तो इसके लिए लगभग 3-4 डिसमिल से 5 डिसमिल ज़मीन की उसको टोटल ज़रूरत होगी अगर उतने ज़मीन में कर लेता है तो। दूसरा चीज़, ज़मीन ऐसा हो कि जहाँ आने जाने का थोड़ा सा रास्ता हो, किसी समय वहाँ गाड़ी आ जा सके, अपना जो भी सामान लाइए वहाँ पहुँच सके। दूसरा चीज़, ज़मीन ऐसा हो जो वाटर लॉगिंग वाला ना हो, जहाँ पानी और बाढ़ उड़ ना आता हो, जल जमाव ज़्यादा टाइम तक ना होता हो। 4-6 इंची पानी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा बाढ़ एरिया ना हो, जहाँ कई फुट पानी ना भरता हो, तो इस तरीके से उसको ध्यान रखना होगा। ऐसे ज़मीन का चुनाव करके यदि 4 से 5 डिसमिल एरिया में कोई उद्यमी कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है तो अपना कार्य करके और अपने आजीविका को सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित बना सकता है, और निरंतर उससे अपना आय कर सकता है। सर, अगर कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे या इसके बारे में सीखना चाहे तो आप उसे कब, कैसे और किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और इसका क्या कोई शुल्क लेते हैं या निःशुल्क होता है? देखिए, ये जो कृषि का कार्य है यह थियरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है।
कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, सीखना चाहता है तो कभी भी हमारे यहाँ आकर के वो सीख सकता है। हम किसी मतलब उद्यमी से कोई व्यक्ति है अगर व्यक्तिगत आता है, चाहे 2 4 10 लोगों को ग्रुप में लेके आता है, तो हम उससे कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ आवे, एक बार आवे, 10 बार आवे, बैठे, सीखे। हमने उनके बैठने के लिए, सीखने के लिए अपना एक जगह भी बना दिया है। वो करे, जितना उसको हमसे व्यवहारिक थियरी रूप से जानना होगा, चाहे यहाँ देख के प्रैक्टिकल रूप से जानना होगा। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे मिल करके, पूछ करके, जो भी देखना चाहे, सीखना चाहे, जितना बार आके देखना सीखना चाहे, वो आवे, देखे, सीखे। उसका स्वागत है, हम इज्जत करते हैं। हम अपने तरफ से उनको 1 कप चाय वो पिलाएंगे जो ऐसा संभव रहेगा, वो यहाँ सीखे। हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। वो आप कभी भी कोई भी आके कहीं से आकर के हमारे यहाँ सीख सकता है। सर, इस व्यावसायिक युग में आपने एक भी पैसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई भी ट्रेनिंग निःशुल्क इस समय हो रहा है। और यहाँ से सीखने के बाद ऐसा क्या स्ट्रेटजी है इसके मार्केटिंग का? हमने देखा है बहुत से उद्योग लग जाते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन उसके मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है। तो मार्केटिंग के लिए इसको क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए? देखिए, मार्केटिंग के लिए जो है सबसे बड़ा चीज़, देखिए, जो पहला जो किसान उत्पादन करता है वो खुद एक अपने आप में पहला ग्राहक तो खुद होता है। जो भी पैदा करेगा वो पहला ग्राहक हो गया। अब वो मान लीजिए उत्पादन किया, वो अपने खेत में प्रयोग किया। आज भी भारत सरकार का डाटा है कि 65% किसान जो हैं वो किसान से सीखते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी ने पैदा किया, वो अपने खेत में प्रयोग किया, उसका फसल बढ़िया हुआ, तो जाहिर है कि अगल बगल के लोग उसका अनुसरण करते हैं, नकल करते हैं, पूछते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जो है अपना जो है किसान का जो है एक अपना पहचान बनने लगता है। और इसमें व्यक्ति जो है जैसे काम शुरू करता है तो उसका पहचान बनने लगता है, लोग उसको चर्चा में ले लेते हैं। और जैसे और आज के जब हम शुरू किए थे 20 साल पहले, तो ऑर्गेनिक के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में अब जागरूकता आ रही है, पढ़े लिखे लोग कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, पूंजी वाले लोग खेती में के क्षेत्र में आ रहे हैं। पहले लोग सिर्फ श्रम से खेती करते थे, अब खेती में लोग पूंजी का निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग, पूंजी वाले लोग जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, तो अब जैविक के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। तो इस नाते अब आगे आने वाला भविष्य जो है जैविक का एक बहुत बड़ा भविष्य है, संभावना है। और इस तरीके से यदि कोई करता है तो उसमें उसको किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मार्केटिंग के लिए इसमें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ जो है उसको 1 साल तक पेशेंस से काम करना होगा। 1 साल इसलिए कि एक बार उसने यूनिट को खड़ा किया तो एक बार उसको प्रोडक्शन लाने में, जब एक बार प्रोडक्शन आ गया तो एक किसान के एरिया में एक बार फसलों में प्रयोग करा करके और उसके फसल के प्रभाव तक ले आने में, उसके बाद तो वह खुद इतना उसमें डिमांड हो जाएगा कि वह पूर्ति नहीं कर पाएगा। इतना इसका रिक्वायरमेंट है, इतना इसमें जो है पोटेंशियल है, और अपने आप उसके लोग सेट हो जाएंगे। इस तरीके से उसको जो है अपने आप वो फीलिंग आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो किया वो चीज़ हमारा जो है धड़ाधड़ अपना निकलता जा रहा है। हमारे यहाँ खुद देखिए, पहले हम जहाँ लोगों को बताते थे, अब लोग हमसे खुद है, पहले से लोग हमको बोले रहते हैं, अरे हमारा खदिया रोके रहिए, हमारा खदिया रखे। उनको ये डाउट रहता कि सीजनों में शार्टेज मार देता है, ऑफ सीजन भी यहाँ कभी नहीं होता है। तो इस नाते जो है कभी जो है इसका बाज़ार का कोई मतलब चांस समस्या ही नहीं है। सिर्फ यहाँ माल का चांस समस्या है, क्वालिटी की ज़रूरत है और अपने आइडेंटिटी की ज़रूरत है। यदि आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। फसलों में प्रयोग होगा तो आपको भी लोग खुद फीडबैक देते हैं कि हमने ये प्रयोग किया तो हमारा ये ऐसा फसल हुआ। 4 लोगों को लोग खुद बताते हैं, 4 लोगों को ले करके वो खुद आ जाते हैं, तो बाज़ार अपने आप खड़ा हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर कोई छोटा भी उद्यमी है जो 4-5 डिसमिल में काम करता है, मुश्किल से 100-150 किसानों को एडाप्ट कर पाएगा। अगर 100-150 किसान को आप एडाप्ट करते हैं और किसी भी ग्राम पंचायत में 500-600 किसानों से कम का मतलब हाउस होल्ड फैमिलीज नहीं है। महाराजगंज जिला को ले लीजिए तो लगभग 4,73,000 किसान हैं, 900 से लगभग ग्राम पंचायतें हैं। अगर मान लीजिए किसी एक ग्राम पंचायत में किसी एक उद्यमी ने अपना एक पिट बना लिया, उसको मान लीजिए 100-150 परिवारों को ही वो एडाप्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा लोगों को दे नहीं पाएगा। तो अब ये बताइए 500-600 परिवारों में 100-150 के अडाप्ट किया तो एक गांव को भी वो नहीं कवर कर पाएगा। इस तरीके से महाराजगंज में 900 गांव है तो 900 उद्यमी आ जाएं तभी भी 10 से 20% को अभी हम टारगेट कर पाएंगे, 100 को तो बतिए छोड़ दीजिए। तो इसके लिए जो चांसेज हैं, चांसेज में कहीं कमी नहीं है। दूसरा चीज़, महाराजगंज का जो क्रॉप पैटर्न देखिए तो 12 महीने यहाँ फसल का पैटर्न है। जैसे इस समय मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
अब इस समय सरसों की बुआई, आलू की बुआई, फिर इसके बाद में क्या कहला जो तरह तरह की जो सब्जियां हैं, इसको बुआई करते करते दिसंबर तक आ जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो हमारा चला गया रबी के सीज़न की बुआई में। जनवरी थोड़ा कोल्ड होता है, अभी आप तैयारी करेंगे तब तक फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई और लता वाली सब्जियों की बुआई और पेपरामिंट के लगाने का बहुत बड़ा रेंज खड़ा हो जाता है। फरवरी मार्च केला वाले भी उसी में आ जाते हैं। तो हमारा फरवरी मार्च भी अप्रैल में अभी आपने थोड़ा सा तैयारी किया, तब तक मई जून जुलाई धान का सीज़न चल जाता है। अब मई जून जुलाई धान में आपने जैसे अपना रबी खरीफ के सीज़न को आपने कवर किया, जब तक आपका जुलाई अभी पूरा नहीं होता है तब तक जुलाई अगस्त सितंबर केला के रोपण का तेज़ी मच जाता है। महाराजगंज ज़िले में बहुत बड़ा डिमांड होता है केले में। तो इस तरीके से अगर 12 महीना देखिए तो कोई महीना ऐसा नहीं खाली है कि किसी इसका जो कंटिन्यू डिमांड ना होता हो इस जनपद में, और हर जगह है इस तरीके से। तो कोई सीज़न का कोई महीना नहीं खाली है कि जिसमें इसका जो है स्कोप नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं है कि जहां आपको लग रहा है कि हमारा यहाँ सीज़न नहीं मिल रहा है, ऑफ सीज़न नहीं है। तो इस तरीके से महाराजगंज का और चारों तरफ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरीके से है। उसके बाद नर्सरी वाले जो होते हैं वो ऑफ सीज़न में आ जाते हैं, ऑफ टाइम में आ जाते हैं, उनको टेकअप ले लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ जो है सिर्फ ज़रूरत है माल को टेकअप कराने की, और माल का शार्टेज नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर यदि आ जाइए तो महाराजगंज में हमने आपको बताया कि लगभग 4,73,000 हाउस होल्ड हैं, 2,06,000 यहाँ हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया है। उसमें से 1,80,000 हेक्टेयर जो है नेट खेती होती है। 177 यहाँ की सस्य सघनता है, जो पूरे प्रदेश के सस्य सघनता से अच्छी है उत्तर प्रदेश के। तो इस नाते यहाँ फसलों का रेंज ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है। तो यहाँ हमारे पास नंबर्स ऑफ फार्मर बढ़ जाते हैं और नंबर्स ऑफ क्रॉप बढ़ जाती है। तो मार्केटिंग के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराजगंज ज़िले में यदि आप मतलब फार्मर टू फार्मर मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, चीप भी पड़ता है। यदि आप बल्क मार्केटिंग में जाते हैं तो हम एक दिन बात कर रहे थे महाराजगंज जिला कृषि अधिकारी से, महाराजगंज ज़िले में लगभग 950 जो है फर्टिलाइज़र के लाइसेंस होल्डर हैं, और सारे लाइसेंस होल्डर जो हैं दूसरे जनपदों का, दूसरे एरियाज से जो फर्जी भी जैविक होता है, तो जैविक के नाम पर रंगीन बोरा, रंगीन डब्बा में भर करके किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और महाराजगंज जनपद में 50-30 करोड़ का जो है इस तरीके से जैविक के नाम पर, जो जैविक भी नहीं है, कि उनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, वो खाली रंग गंध है देख करके अपना वो फर्जी खरीद ले रहे हैं और इस तरीके से अपना वो कारोबार कर रहे हैं। तो यदि यहाँ के लोग खड़ा होंगे तो वो जो बाहर यहाँ पैसा जा रहा है वो यहाँ रुकेगा। उसके बाद में जो चीज़ें यहाँ मतलब जो संभावित है वो यहाँ जब बनने लगेगी तो यहाँ के लोगों का इकोनॉमी में अपना जो बचत करेंगे तो योगदान भी होगा, शुद्धता होगी। तो इस तरीके से मार्केट का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस काम के लिए जो रॉ मटेरियल का जो मैटर होता है कि हमको गोबर का चाहे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो रॉ मटेरियल का भी नहीं प्रॉब्लम है। पशुपालन विभाग का जो पशु गणना होती है उसमें हमने बात किया तो यहाँ लगभग 1,86,000 के लगभग यहाँ जो है पशु गाय हैं और लगभग 94,000 के लगभग जो है यहाँ भैंस हैं। तो यदि देखा जाए तो हमारे पास में लगभग 2.5-3 लाख 3 लाख के लगभग पशुओं का रेंज है। अगर इतने पशुओं के गोबर को यदि हम डिकम्पोज कर देते हैं तो महाराजगंज में लगभग 300-400 करोड़ रुपए का हम लोग जैविक का कारोबार कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास में रेंज भी फार्मर्स का रेंज है, हमारे पास फसलों का रेंज है। सिर्फ इस तकनीकी को समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है और प्रयोग करने के लिए लोगों को मोटिवेट करके बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, जब हम जैविक का प्रयोग करते हैं तो जैविक का प्रयोग हमारे स्तर से रसायन का विरोध नहीं है, लेकिन बैलेंस यूज है। यदि हम फसलों में जैविक का प्रयोग करते हैं और हमारी ज़मीन में कार्बन तत्व नहीं होता है तो उनका जो है प्रॉपर रूप से विघटन नहीं होता है और उसका फसलों में एडाप्शन प्रयोग नहीं हो पाता है। तो जब हम जैविक का प्रयोग करेंगे तो फर्टिलाइज़र का भी सीमित प्रयोग होगा और जैविक का भी जब प्रयोग बराबर बैलेंस करेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी, हमारे फसलों की कास्ट भी कम हो जाएगी। तो इधर एम्प्लॉयमेंट मिला, यहाँ लोगों को रोज़गार मिला, उधर किसान को जो है कास्ट कम हो गया, इधर कंज्यूमर को क्वालिटी फूड मिल गया। तो इस तरीके से हमारा सबके लिए जो है वो बेहतर हो जाएगा।
चौथा चीज़ कि जो हमारे पशुपालक हैं जिनके पास गोबर का जो कोई बाज़ार नहीं है, पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे पास लगभग 200 से ऊपर पशुपालक हमसे जुड़े हुए हैं, जो उनको दूध का दाम 40 रुपया लीटर मिलता है, लेकिन गोबर का उनको थोक में दाम मिल जाता है, 1000 में दाम मिल जाता है। तो पशुपालकों को भी गोबर का एक प्रॉपर बाज़ार मिल जाएगा, तो पशुपालन भी यहाँ धीरे धीरे बूस्टअप करने लगेगा। तो ये हमारा एक, इसके साथ साथ एक सेकेंडरी व्यवसाय जो है वो प्राइमरी तौर पर हो जाएगा। पशुपालन भी हमारा बूस्ट किया, तो एग्रीकल्चर बूस्ट किया, पशुपालन बूस्ट किया, और महिलाओं यहाँ जो गांव के लिए लोगों में रोज़गार डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से वर्मी कल्चर का काम महाराजगंज जिला के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए, उद्यमी के लिए बहुउद्देशीय इसकी कार्य है, तकनीकी है। इसको समझने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है और धैर्यपूर्वक करने की। इसमें देखिए मैं सबसे ये कहूँगा कि देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ ज़िंदगी में पेशेंस के लिए से काम करिए, धैर्य से काम। मैं 21 साल से लगा रहा, किसी से कोई फाइट नहीं, कहीं कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि आने वाला चीज़ ये होगा। आप देखिए दूरगामी सोच लेके चलिए। यहाँ लोग शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोचिए। जब लॉन्ग टर्म सोचेंगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आज के दौर में, इस महामारी के दौर में, जब बात इम्यूनिटी की आ रही है, प्रतिरोधकता की बात आ रही है, तो क्वालिटी फूड की आ रही है। क्वालिटी फूड कैसे होगा? जैविक से होगा। जैविक कैसे होगा? जैविक खेती तभी होगी जब जैविक खाद होगा। बात वहीं आ गई, जो मैं शुरू किया था आज लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस नाते इसको करने की ज़रूरत है। यहाँ चांसेज की कमी नहीं है। दूसरा चीज़, जैसे हम जैविक खेती शुरू करेंगे, हमारा जैविक का प्रोडक्ट आएगा, हम इस जैविक प्रोडक्ट को, हम धान को समर्थन मूल्य पर नहीं, समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर उसी धान को बेच करके हम सरकार को छोड़ दीजिए। लोग आकर के बोरा लेकर के दुआरे बैठे रहेंगे कि भाई जैविक धनवा है तो आप हम ही को दीजिएगा। समर्थन मूल्य से 20% या 10% ज़्यादा दे करके लोग खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा तो मैं एमएसपी पर भी नहीं बेचूंगा। एमएसपी से ज़्यादा बेचने के लिए मैं चाहूँ तो चैलेंज करके बेच सकता हूँ, लेकिन जब हम करेंगे तभी तो, अब वह तभी होगा जब आपके पास में क्वालिटी खाद होगी। क्वालिटी खाद जब होगी, कब होगी? जब आप खुद पैदा करेंगे। मार्केट के भरोसे आप क्वालिटी प्रोडक्शन, जैविक खेती नहीं कर सकते। तो यदि आप जैविक खेती करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट करते हैं, तो आपके घर से न बिक जाए, खेत से न बिक जाए तो कोई कहे। इस नाते चांसेस की कमी नहीं है। इसमें हर सेक्टर में चांस है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। सर ने जैविक खेती के लिए इस ज़िले को बहुत कुछ दिया है, और इनके इस प्रयासों की सराहना करने के लिए जिले स्तर के अधिकारियों द्वारा तथा प्रदेश स्तर से भी इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो सर, आपको अभी तक कौन कौन से पुरस्कारें प्रदेश स्तर से भी मिल चुकी हैं? जी, हमको जिला स्तर से जो कृषि विभाग है वो भी सम्मानित कर चुका है, उद्यान विभाग जो है वो सम्मानित कर चुका है, मंडल स्तर पर जो है कृषि उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से जो है सम्मानित किया गया है, मंडलायुक्त महोदय के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार स्तर से जो है हमको जो है भूमि एवं जल संसाधन विभाग मंत्रालय जो है उसके द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। और उसके अलावा कारपोरेट सेक्टर में जॉन डीयर ग्रुप के द्वारा, और जो यहाँ दिल्ली में दिल्ली प्रेस प्रकाशन समूह है उनके द्वारा भी मतलब सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा जो है कई सामाजिक संगठनों के द्वारा, इनोवेटिव फार्मर्स ग्रुप है, उनके द्वारा भी हमको सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरीके से हमको मतलब कई स्तरों पर समय समय पर लोगों ने बुला करके सम्मानित किया है, और हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि जो चीज़ आज हमने एक छोटे से 2-4-10 रुपये से मैंने शुरू किया था, आज उसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं और मुझे सम्मानित कर रहे हैं। पे रोजगार दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर जो लगभग काम करने में लगभग 40-42 महिलाएं काम करती हैं और 7-8 पुरुष लोग काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ लगभग 45-50 लोगों को लगभग साल भर जो उनका खाली समय रहता है, खेती के घर के काम के अलावा जो उनका अतिरिक्त समय रहता है, यहाँ आते हैं वो लोग और उनको हर सीजन में जो है अपना उनका काम। सर, जहाँ तक मैं पीछे देख रहा हूँ, आपने बहुत ही अच्छा एक किसान ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की है। तो यहाँ पे किसान भाई अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो कब ट्रेनिंग ले सकते हैं? आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या है और इसका कितना आप चार्ज करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर उस मतलब क्या क्या सुविधाएं आप किसान को देते हैं? कृपया इसके बारे में विस्तृत प्रकाश में डालें। देखिए, हमने जो किसान भाई लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनवा दिया, हमारा उद्देश्य है कि जो किसान लोग हैं उनके पास में जानकारी के लिए ऐसा कोई प्लेस नहीं था कि जहाँ कोई किसान आपस में बैठ करके कुछ सीख सकें, जान सकें। यह देखते हुए हमने अपना किसान भाई लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनवा दिया है। यहाँ अगर जो भी किसान चाहें
यहाँ आ कर के बैठ कर के पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी बातें हैं वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने किसान भाई लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए जो उपकरण है वो भी यहाँ लगे हुए हैं, सारी बैठने के लिए कुर्सियाँ, हर प्रकार के व्यवस्था को हमने कर दिया है। वर्मी कल्चर से संबंधित हमने जानकारी के लिए पठनी साहित्यों को यहाँ विकसित कर दिया गया है, वह ले करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कोई भी किसान चाहे अकेले चाहे ग्रुप में आकर के अपना यहाँ बैठ करके सीख सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ हमने जो उनके पढ़ने रहने के लिए भी एक छोटा सा रूम है। यहाँ जो है एक शौचालय, स्नान घर सब व्यवस्था कर दिया गया है। कोई भी किसान कभी भी आवे यहाँ अपना बैठ करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए 2 तरीके से जानकारी दिया जाता है। एक उनका थियरी जानकारी दिया जाता है, एक प्रैक्टिकल जानकारी दिया जाता है। थियरी के अंतर्गत पूरे वर्मी कल्चर के कॉन्सेप्ट से लेकर के और उसके खेत में प्रयोग कराने और इम्पैक्ट तक लेकर के, मतलब इसके औचित्य से लेकर के इसके परिणाम तक की पूरा जो शेड्यूल बना हुआ है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है और वो बैठ करके यहाँ जानकारी दिया जाता है। फिर उसके बाद में बनाने की जो इसकी विधि होती है, पिट के निर्माण से लेकर के कंपोस्ट के प्रोडक्शन, भंडारण तक की पूरी जानकारी जो है उनको प्रैक्टिकली जो है यहाँ जहाँ कार्य हो रहा है वहाँ ले आकर के उनको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का जो है एक जो है माध्यम बना दिया गया है। और किसान जो भी होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति होता है, सुन करके जितना विश्वास करता है उससे ज़्यादा देख करके विश्वास करता है। तो यहाँ यदि आप सीखते हैं तो आप यहाँ थियरी भी जान लेंगे और प्रैक्टिकली भी जान लेंगे। ट्रेनर कभी मिलेगा नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी बिना व्यावसायिक अपने हित के ऐसे फ्री में केचुआ की ट्रेनिंग और केचुआ देने की बात नहीं कहता है। तो आपको अवसर मिला है, अगर आप इस क्षेत्र में अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो महाराजगंज जनपद में स्थित नंदना गांव में आके आप श्री नागेंद्र पांडे जी से संपर्क करके और अच्छे से इस जानकारी को प्राप्त कर अपना उद्यम शुरू करें और आत्मनिर्भर भारत की जो मोदी जी की परिकल्पना है उसको साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।